Welcome to DSAG Home Classes, a digital initiative taken by Directorate of School Education, Jammu. Myself, Dr. Antima Sharma, posted at GMS Kamsar Poonch. Today I am going to take up the class 9 chapter number 4, the structure of atom. Now, today topic to be covered that is the Dalton atomic theory and drawbacks, the discovery of electron, proton and neutron, Thomson model of atom, Rutherford model of atom, Bohr's model of atom, atomic number, mass number, valence shell, valency, isotope, isobar and isotone. स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मेरा जो लास्ट टॉपिक जो मैंने लास्ट 2 चैप्टर्स में डिस्कस किया था कि जो मैटर है, मैटर मीन्स द एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज़ मास. ऑल दिस मैटर, चेयर, टेबल, पेन एंड इट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मैटर. अब बात आती है कि ये जो मैटर है, मैटर जो है ये किस चीज़ का बना हुआ है. मैटर जो है वो टीनी पार्टिकल्स का बना हुआ है. इन्हीं टीनी पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम. अब देखो, जैसे हमारा जो लिविंग बॉडी है, हमारी लिविंग बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल है. बेसिक यूनिट क्या है? सेल है. इसी तरह से जो मैटर का जो बेसिक यूनिट है या मैटर जो है, इसका बेसिक यूनिट जो है वो क्या है? एटम है. अब एटम, ऑल एटम्स वाज कंक्लूडेड टू बी मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड इज कॉल्ड एज एटम. अब देखो, जैसे मैं बार बार यही बताती हूँ कि जो मैटर है ये कुछ टीनी चीज़ों का बना हुआ है. उन्हीं टीनी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? एटम. ठीक है. अब ये मैंने लिखा है कि ऑल मैटर वाज कंक्लूडेड टू बी मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम और परमाणु. एक्चुअली ये जो परमाणु वर्ड है, जब एटम वर्ड अभी नहीं आया था तो पहले इसी चीज़ को हम बोलते हैं परमाणु. बट नाउ-ए-डेज द परमाणु नेम वाज रिप्लेस्ड बाय द एटम एंड एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर. ओके, यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि एटम्स क्या होते हैं. अब बात आती है, लेट अस स्टडी अबाउट एटम्स फर्स्ट, कि सबसे पहले एटम्स को किसने स्टडी किया था. तो एटम को फर्स्ट स्टडी करने वाले जो थे वो थे जॉन डल्टन. इट वाज गिवन बाय जॉन डल्टन इन द ईयर 1803 एज द. फिर उन्होंने जब ये सबसे पहले जो एटम को डिस्कस किया था, किसने किया था? ही वाज द साइंटिस्ट जिसका नाम क्या है? जॉन डल्टन. इन जॉन डल्टन ने एक थ्योरी दी. उस थ्योरी का नाम क्या है? डल्टन एटॉमिक थ्योरी, या ये भी कह सकते हो आफ्टर द नेम ऑफ द डल्टन दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज द डल्टन एटॉमिक थ्योरी. और डल्टन एटॉमिक थ्योरी कब दी गई? 1803 में. But one more thing is that he is the great man who gave the Dalton theory. अब डल्टन थ्योरी क्या कहती है? डल्टन थ्योरी कहती है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. कि मैटर जो क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स का बना हो, उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम्स. इट इज़ इनविजिबल एंड इनडिवाइजेबल. इनडिवाइजेबल का मतलब कि मैटर को हम, एटम्स को हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ना ही हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. मैटर्स को ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही मैटर को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट आता है कि मैटर जो है, एलिमेंट्स में जितने भी एटम्स है, जो ये एटम जो है, ये एलिमेंट का जो एलिमेंट किससे बना है? एटम से बना हुआ. जितने भी एटम्स हैं, एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सेम होंगे. क्या होंगे? सेम होंगे. जैसे हम एग्जांपल, मैं आपको जैसे एग्जांपल लेती हूँ. सपोज मैंने एग्जांपल ली कैल्शियम की. किसकी एग्जांपल ली? कैल्शियम. अब कैल्शियम जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, ये इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इसके जितने भी एटम्स होंगे, डल्टन ने ये कहा कि इसके जितने भी एटम्स होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे. उनका शेप सेम होगा, उनका साइज सेम होगा और उनका क्या होगा? फॉर्म भी सेम होगा. एग्जैक्ट मीन्स एग्जैक्टली सेम. अब इन्होंने लास्ट पार्ट में ये कहा कि एटम्स, फिफ्थ पॉइंट, डल्टन ने ये फिफ्थ पॉइंट लिया कि एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट कंबाइनिंग फिक्स होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड. अब सपोज हमारे पास एक एटम है जिसका एटम है कार्बन. ओके, और दूसरा एटम हम ले लेते हैं ऑक्सीजन. अब ये दोनों एटम्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बनाते हैं तो आपको पता ही, मैंने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, इनका रेशियो वॉल्यूम फिक्स है. वो कितना है? 1:2.
क्या है 1:2। इसी तरह से यही कहते हैं कि एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स होल रेशियो टू फॉर्म द कंपाउंड। जब भी ये कंपाउंड्स बनाएंगे, जब भी ये कंपाउंड्स बनाएंगे तो इनका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। इनका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। लेट्स से नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, ये आपस में मिलके सपोज SO2 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, SO2 बना रहे हैं। इसमें भी ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमें सल्फर और ऑक्सीजन चाहिए, मगर यहाँ पे भी इनका जो रेशियो ऑफ वॉल्यूम है वो फिक्स है, वो कितना है 1:2। अब डल्टन ने जो डल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसमें यही चीज़ें उसने बोला बार बार कि स्मॉल, ये जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल्स का बना है जिसे हम एटम कहते हैं। ये इनविजिबल है, इनडिवाइजेबल है, ना इसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम्स, एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स हैं वो सारे क्या है, सेम हैं, और जब भी ये कंबाइन होंगे तो इनका जो रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, वो फिक्स होगा। अब इस चीज़ को तो हमने समझा कि कि ये फिक्स वैल्यू है या इनडिविजिबल है, मगर इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। डल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जो जॉन डल्टन है, साइंटिस्ट जॉन डल्टन है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो क्या चीज़ थी कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि डल्टन की सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि डल्टन ने क्या बात की, डल्टन ने कहा कि एटम इज़ इनडिविजिबल, मतलब जो डिवाइड नहीं हो सकता। मगर आपको पता है कि जो एटम को डिवाइड करके 35 पार्टिकल्स बन सकते हैं। उन 35 पार्टिकल्स जो है डिवाइड करके 35 पार्टिकल्स बनते हैं। उन 35 पार्टिकल्स में जो मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब एटम यहाँ पे जो इसका फर्स्ट स्टेप था कि एटम इज़ इनडिविजिबल, तो यहाँ पे वो स्टेप जो था उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि बाद के जब साइंटिस्ट आते गए उन साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि एटम इज़ डिविजिबल। क्यों ये एटम इज़ डिविजिबल इनटू 35 पार्टिकल्स, बट मेन फंडामेंटल पार्टिकल इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सेकेंड बात हमने ये कही कि जो एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर एक एलिमेंट हम सोडियम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सोडियम ले रहे हैं, तो सोडियम में अगर हम सोडियम ले रहे हैं सिंपल, इसका जो एटम है और कोई एक एलिमेंट सोडियम है, ये दूसरा एलिमेंट सोडियम है, इसके एटम्स और इसके एटम्स सेम होंगे। डल्टन ने कहा बट ये भी ड्रॉबैक बन गया। क्यों, उसने कहा सेम है, इसका मास सेम है, शेप सेम है, साइज सेम है, मगर उन्होंने कहा नहीं, मैटर जो है ये डिफर हो सकता है। ठीक है, अब डिफ़र हो सकता है, इसी चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ऑल दिस ड्रॉबैक्स लेड टू फेलियर ऑफ डल्टन थ्योरी ऑफ एटम। अब आता है कि बात नाउ आफ्टर नोइंग अबाउट द atoms, different types were made to know about its structure, that is the electron, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। समझ आइए आपको बात। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं, कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इनकी डिस्कवरी हो चुकी थी। ठीक है, अब हमें इतना पता चल गया था कि एटम्स जो है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स का बन चुका है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने इनका डिफरेंट अरेंजमेंट बताया। समझ आई बात, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट अरेंजमेंट बताया, डिफरेंट थ्योरीज आई कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कहाँ पे होता है, प्रोटॉन का अरेंजमेंट कहाँ पर होता है, न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट कहाँ पर होता है। ये डिफरेंट अरेंजमेंट जो थे, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट इनका अरेंजमेंट दिया। ठीक है, अब यहाँ तक मुझे बच्चों लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम सबसे अब बात आ जाती है किसकी, नेक्स्ट जो आ जाता है दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डिस्कवरी हो चुकी है, अब हमें पता चल चुका है कि एटम्स के अंदर 3 पार्टिकल्स का बना है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स का है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे जे थॉमसन। कौन थे, जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। और साथ साथ एक बात और भी बताऊं, जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया तब ये बात भी पता चल चुकी थी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, क्या ये जो इलेक्ट्रिक करंट है,
क्या पता चल चुका था? ये पता चल चुका था कि गैसेस जो कुछ ऐसे पता चल चुका था कि गैसेस जो है इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास ये गैसेस भी इलेक्ट्रिक कंडक्ट करती हैं। समझाई? गैसेस होती हैं जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट को पास करती हैं एट लो टेम्परेचर एंड हाई वोल्टेज। ओके, समझ आई है? मैं दोबारा आपको ये बात समझाती हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ तब तक ये भी पता चल चुका था कि जो गैसेस होती हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करती हैं एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। समझ आई बात? आ गई ना बच्चों आपको समझ में बात कि लो प्रेशर में और हाई वोल्टेज में गैसेस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे फैराडे। ओके, ये चलो डिफरेंट थिंग थी। उन्होंने साथ में जो जे थॉमसन थे, इन जे थॉमसन ने एक ट्यूब ली जिस ट्यूब को कहा जाता है क्रूक ट्यूब। क्या कहा जाता है? क्रूक ट्यूब। इसी क्रूक ट्यूब के थ्रू उन्होंने हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया। ये ट्यूब क्या है? सिंपल है ये ट्यूब क्या है कि ट्यूब इज़ ए 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या है? 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब बनाई थी। ठीक है, इस ट्यूब में दोनों साइड मेटल्स के मेटल से बने इलेक्ट्रोड है। ये देखो, ये मेटल के बने इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड का यूज़ हुआ था। ये इलेक्ट्रोड एक वायर के थ्रू कनेक्ट किए गए, वायर के थ्रू बैटरी कनेक्ट की गई। ये देखो वायर के थ्रू बैटरी कनेक्ट की गई। आगे समझ आई बात? ये बात देखा, ये जो 60 सेंटीमीटर ये जो क्रूक ट्यूब है ये 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब बनाई है। ठीक है, इसके दोनों साइड में मेटल से बने इलेक्ट्रोड हैं और ये इलेक्ट्रोड को वायर के थ्रू बैटरी से कनेक्ट किया गया है। इसी तरह से इसके साथ एक छोटी ट्यूब और बनाएगी। ये छोटी ट्यूब और बनाएगी। इस ट्यूब को कहा जाता है वैक्यूम पंप। क्या कहा जाता है? वैक्यूम पंप। और इसी पूरे ट्यूब को कहा गया दिस इज कॉल्ड एज द क्रूक ट्यूब। अब उसमें उन्होंने ये भी देखा कि जहाँ उन्होंने यहाँ पे ये मटेरियल था जहाँ पे बहुत सारी गैसेस, उन्होंने गैसेस ले ली। ये उन्होंने कुछ यहाँ पे क्या ले ली? गैसेस ले ली। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या किया? ऑब्जर्वेशन उनकी कैसी थी? जब उन्होंने कुछ गैसेस ले ली, अब गैस हम कोई भी ले सकते थे। ये जो यहाँ पे उन्होंने गैसेस ली, क्या गैसेस कोई भी हम ले सकते थे। ठीक है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि व्हेन ही पास इलेक्ट्रिक करंट एंड हाई वोल्टेज थ्रू ए गैस एट प्रेशर एट 1 एटमॉस्फेयर नथिंग हैपन। अब उन्होंने कहा जब उन्होंने हाई वोल्टेज ली और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लिया तो कुछ उस ट्यूब में कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या किया कि प्रेशर को रिड्यूस करके 10⁻⁻2 कर दिया। तो हमने क्या देखा कि जो होल ट्यूब थी वो क्या हो गई? ग्रीन हो गई। क्या हो गई? ग्रीन हो गई। उसके बाद हमने क्या किया? हमने सोचा कि तीसरा उन्होंने ऑब्जर्वेशन में क्या किया? उन्होंने तीसरे में क्या किया कि प्रेशर को और रिड्यूस कर दिया। जब उन्होंने प्रेशर को और रिड्यूस कर दिया तो हमने देखा कि जो सारी की सारी ट्यूब जो थी वो स्टॉप, थोड़ी थोड़ी मतलब कि ग्लोइंग होना स्टॉप हो गई, बट सब लिटिल बिट जो फेंट ग्रीन सा एनोड रेस की टाइप एनोड एंड की तरफ रह गया। तब उन्होंने एक और चीज़ किया, उसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने उन्होंने स्क्रीन में क्या किया? द फ्लोरेसेंट दैट स्क्रीन पास एट द बैक ऑफ द एनोड वाज मेड परफोरेटेड। उन्होंने एनोड के पीछे स्क्रीन रखे उसको परफोरेटेड कर दिया। जब उसको परफोरेटेड कर दिया तो उन्होंने क्या देखा? व्हेन द करंट वाज पास थ्रू इट, जिंक सल्फाइड स्क्रीन स्टार्टेड ग्लोइंग विच कन्फर्म द फॉलोइंग फैक्ट। फिर उससे क्या हो गया? ये कंफर्म हो गया कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द गैस एट लो प्रेशर एट हाई वोल्टेज, some rays were emitted through the cathode and were traveling towards a node called as the cathode rays consisting of negatively charged particles that is called as इलेक्ट्रॉन। इससे क्या साथ हो गया? इस एक्सपेरिमेंट से शो हो गया कि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। उन जो कैथोड रेज हैं ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की बनी हुई हैं। इन्हीं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को हमने इलेक्ट्रॉन कहा। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के बाद अब आ जाती है बात प्रोटॉन्स की। तो प्रोटॉन्स को भी जो डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे ई गोल्डस्टीन।
कौन थे? ई गोल्डस्टेन। इन्होंने भी वही ऑपरेटर्स फॉलो किया जिसे हम क्रुक ऑपरेटर्स कहते हैं। इन्होंने जब ये चीज़ें फॉलो की तो उन्होंने भी यही देखा। उन्होंने कहा कि जब कैथोड रेज निकलती हैं तो जब कैथोड रेज निकलती हैं तो जो गैस के जो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, जो गैस पार्टिकल्स को आयोनाइज कर देती हैं। जैसे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ऑब्जर्व उन्होंने क्या किया, इट इज़ सीन दैट व्हेन कैथोड रेज आर प्रोड्यूस they travel through gas in discharge tube while dying, so they ionize the gas। आई आपको बात समझ? जब कैथोड रेज पास करती हैं तो गैस पार्टिकल्स को आयोनाइज कर देती हैं। आयोनाइज मतलब उनके इलेक्ट्रॉन्स निकल कर अपने साथ ले जाती हैं। समझ आई? अब आपको मेरे को लग रहा है कि आपको समझ आई बात। इट मीन्स दैट दे इलेक्ट्रॉन ऑफ गैसेज लिविंग बिहाइंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ गैस, दीज पार्टिकल्स फॉर्म्ड कैनाल रेज एंड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द कैथोड as these process the particle particles possessed positively charge, so they were named as protons। आई समझ आपको बात मेरी? कि जिस तरह से वो जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव होने लगे तो हमें लग गया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जब ये मूव हो रहे हैं तो यही क्या है? प्रोटॉन्स हैं। अब जब हमने फर्स्ट अटैम्प्ट अपनी देखी कि फर्स्ट अटैम्प्ट में हमने थॉमसन मॉडल, जो हमारी बहुत सारी अटैम्प्टेशंस हैं कि किस तरह से एटम्स को डिस्क्राइब किया गया, जो हमारी फर्स्ट अटैम्प्ट है दैट इज़ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। देखो सबका बेसिकली तो सब ने यही कहा कि जो एटम्स है, ये जो मैटर है, इसके टिनी पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से बना है, वट एवर जो भी है। मगर इस थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ने क्या कहा? थॉमसन के अकॉर्डिंग ये था कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये स्फीयर में रहते हैं और उनमें थोड़ी जगह डिस्पर्स में क्या रखते हैं? नेगेटिव पार्टिकल्स रहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम एटम इज पॉजिटिव चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट द सर्टेन प्लेसेस लाइक प्लम्स इन द बडिंग। जैसे मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ। जैसे इसने कंपेयर किया मॉडल को वाटर मेलन के साथ कंपेयर किया। जैसे आपको पता है कि जो वाटर मेलन होता है इसमें ये जो सफ़ेयर है, ठीक है, ये जो सफ़ेयर है जो पिंक कलर का पूरा है बीच का, इसको उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज का मतलब पता क्या हो गया? प्रोटॉन्स। और उसके बीच में जो ब्लैक कलर के सीड्स हैं, क्या है? ब्लैक कलर की सीड्स हैं, इसको इसने कह दिया कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। उसके साथ दूसरा इन्होंने किसके साथ इसको कंपेयर किया? थॉमसन मॉडल ने कंपेयर किया, इन्होंने इसके साथ कंपेयर किया ये आइसक्रीम होती है ना, आइसक्रीम में जब हम चेरी मिला देते हैं तो उसने कहा जो आइसक्रीम है ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, जो चेरी है ये नेगेटिव चार्ज है। क्या है? चेरी क्या है? नेगेटिव चार्ज है। बट दीज वर फ्यू क्वेश्चंस दैट कुड नॉट आंसर एंड दिस लेड टू इट्स फेलियर। मगर अब मेरे को एक बात बच्चों आप खुद बताओ कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और बीच में स्कैटर्ड नेगेटिव चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर हो जाते हैं। जब सारा पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या न्यूट्रलाइज नहीं होगा? इसी चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिस वजह से ये थ्योरी भी क्या हो गई? फेल हो गई। इसका भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब देखो ना वो चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए कि प्रोटॉन्स कहाँ पे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं या न्यूट्रॉन्स कहाँ पर है। अगर ये चीज़ों की हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाए तो ये जो उसकी एटम्स की कोई स्टेबिलिटी नहीं बन पाती। इस वजह से उसको ये चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिस वजह से ये थ्योरी भी क्या हो गई? फेल हो गई। अब नेक्स्ट जो हमारा जो साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। कौन से थे? रदरफोर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब रदरफोर्ड ने कुछ चीज़ें रदरफोर्ड की ठीक भी थी, बट कुछ चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। चलो वो बाद की बात है बच्चों। मैं आपको बताऊं
रदरफोर्ड का सबसे बड़ा क्या था कि रदरफोर्ड जिस तरह से जो थॉमसन मॉडल था उन्होंने अपना कंपैरिजन किया था किसके साथ, वाटरमेलन के साथ। किसके साथ कंपैरिजन किया था, वाटरमेलन के साथ। इसी तरह से रदरफोर्ड ने किसके साथ अपना एटम का स्ट्रक्चर को किसके साथ कंपेयर किया, सोलर सिस्टम के साथ। किसके साथ किया, सोलर सिस्टम। उन्होंने कहा जिस तरह से ये सन है, क्या है, सन है, सन के आगे पीछे क्या रिवॉल्व करता है, सन के आगे पीछे क्या रिवॉल्व करता है, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ये प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके आगे पीछे कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। उन्होंने ये चीज़ भी कही, एटम्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब उन्होंने ये कहा कि जो एटम है, ये जो एटम जो है, एटम में क्या होगा कि न्यूक्लियस कहाँ होगा, सेंटर में होगा। न्यूक्लियस कहाँ होगा, सेंटर में होगा। और उसके आगे पीछे कौन रिवॉल्व करेगा, वो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। अब न्यूक्लियस इज इन सेंटर इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अब न्यूक्लियस में कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, एक प्रोटॉन्स और दूसरे क्या है, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है और आउटसाइड द न्यूक्लियस रिवॉल्व लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन। समझ आई बात। न्यूक्लियस जो है ये आउटसाइड द न्यूक्लियस कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जैसे प्लैनेट्स आगे पीछे रिवॉल्व करते हैं सन के, इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे पीछे किसको रिवॉल्व होता है, न्यूक्लियस के। एक चीज़ और चीज़ इन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता। ये था रदरफोर्ड मॉडल का एटम। समझ आ गई आपको कि इसने कहा कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, न्यूक्लियस बीच में है। न्यूक्लियस जो बीच में है, न्यूक्लियस के बीच में क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। इस वजह से जो एटम है वो न्यूट्रल है। बाहर कौन घूम रहा है, बाहर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। इसके भी क्या थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो ड्रॉबैक्स क्या थे कि इन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके आगे पीछे, न्यूक्लियस के आगे पीछे रिवॉल्व हुए। ठीक है ना, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस के आगे पीछे कौन है, ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके। अब सिर्फ एक चीज़ का समझ में नहीं आया कि उस चीज़ को समझने के बीच में एक फिज़िक्स की थ्योरी थी। फिज़िक्स में एक थ्योरी है जिस थ्योरी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक चीज़ कहती है, अगर कोई भी चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी चार्ज अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है, अगर वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं, सर्कुलर पाथ जैसे ये मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहे हैं तो उससे एनर्जी एमिट होती है। क्या होती है, एनर्जी एमिट होती है और उसका पाथ जो है वो शॉर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका पाथ जो क्या है, शॉर्ट होता है। इस चीज़ को ये जो रदरफोर्ड थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व होते रहे हैं तो अगर अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सर्कुलर पाथ में तो मूव कर रहे हैं, मगर मूव करने के साथ वो फिर एनर्जी एमिट करेंगे। जब एनर्जी एमिट करेंगे तो उनका जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। According to the electromagnetic theory, when we charge particles revolves continuously in a circular path, it emits energy and shortens its path. Okay, समझ आया आपको ये बात? As we know, electrons are also charged particles revolving in circular path. So they should also emit energy, shortens their path and finally fall into the nucleus. But this happen. आई आपको बात समझ? अगर ये जो है ये क्या हो जाएगा, फिर सारे न्यूक्लियस में ही घुस जाएंगे। जब सर्कुलर पाथ हो जाएगा तो फिर वो कहाँ पे ये थ्योरी जो है एफर्ट करेगी। आपको ये बात समझ में आई मेरी? अब जो हमारे जो नेक्स्ट जो था इलेक्ट्रॉन के साथ डिस्कस करने के बाद हमारा प्रोटॉन्स आए। प्रोटॉन्स को डिस्कस करने के बाद हमारा अब आ जाते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो क्या थे, चैडविक। उनका नाम क्या था, चैडविक ने ये कहा कि होल मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू न्यूक्लियस। वो तो हमें पता ही है कि जितना भी मास अगर एटम का है वो किस पे वो क्या क्यों है, ड्यू टू न्यूक्लियस। ठीक है, बिकॉज एज वी नो न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। दिस शोज दैट न्यूक्लियस कंटेन सम अदर पार्टिकल्स दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द मास एंड नॉट
charge, therefore the particles we call the neutrons. अब ये जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है बोहर से पहले मैं आपको फिर थोड़ा सा रिकेप्चुलेट करती हूँ. थॉमसन एक्सप्लेन कर चुके थे, रदरफोर्ड भी एक्सप्लेन कर चुके थे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे. बट रदरफोर्ड मॉडल जो था वो कुछ हद तक ठीक भी था, बट जो उनके ड्रॉबैक्स थे उस ड्रॉबैक्स को उनकी जो ड्रॉबैक्स थे उन ड्रॉबैक्स को जिन्होंने रदरफोर्ड ने ये जो नील बोर थे उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया. क्या किया? एक्सप्लेन किया. तो ये जो बोर थ्योरी है ये किस साइंटिस्ट ने दी है? 1913 में नील बोर. और बच्चों आप 10th में ये चीज़ ज़रूर पढ़ोगे कि नील बोर का पीरियोडिक टेबल देने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज ही वाज द जीनियस मैन. इन्होंने ज़्यादा मेनली काम किस पर किया? रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स पे. किस पे किया? रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स में. ठीक है. अब इनके अकॉर्डिंग क्या चीज़ थी? इनके अकॉर्डिंग वो स्टेप वो था जो रदरफोर्ड का भी था कि एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अगर प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो आपस में क्या हैं? बिल्कुल सेम है. सेंटर ऑफ एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट है? ये न्यूक्लियस हो गया. इसके बाहर क्या है? इसके बाहर क्या है? ये बाहर क्या है? बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं. क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं. जो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, पर न्यूक्लियस में क्या चीज़ प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है. और न्यूक्लियस के आउटसाइड में क्या है? न्यूक्लियस के आउटसाइड में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स. मगर एक चीज़ इन्होंने जो सबसे बेस्ट चीज़ ये कही, जो आउटसाइड न्यूक्लियस शेल्स, हम इनको क्या कहते हैं? ये जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के आसपास जो शेल बहुत सारे हैं, इन शेल को हम कहते हैं KLMN. बहुत सारे शेल्स है KLMNOP. ठीक है. ये जो बाहर में जो ये रिवॉल्व हो रहे हैं, इन शेल्स को हम क्या कहते हैं? ALMN. ठीक है. इन शेल्स को हमने एनर्जी लेवल भी कहा जाता है. इसी वजह से इनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है? फिक्स होती है. ईच शेल, जितने भी शेल्स हैं, K शेल है या L शेल है या M शेल है, इन सब की एनर्जी क्या है? फिक्स है. और ये इलेक्ट्रॉन्स नेवर लूज और गेन एनर्जी विद देयर ओन शेल. और एक बात है, जब तक इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल के अंदर है, जब तक इलेक्ट्रॉन्स अगर K शेल के अंदर है या L शेल के अंदर है या M शेल के अंदर है या N शेल के अंदर है, ये अपनी एनर्जी लूज नहीं करते. यही चीज़ अब किसने एक्सप्लेन की? नील बोर ने की. बट रदरफोर्ड इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. बट उन्होंने ये कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल के अंदर है, वो अपनी एनर्जी को क्या लूज या गेन नहीं कर सकते. अगर आप आउटसाइड से कोई एनर्जी प्रोवाइड ना करें तो वो अलग बात है. बट जब तक इनको कोई आउटसाइड से कुछ ना मिले, तब तक ये अपनी एनर्जी ना लूज करते हैं ना ही गेन करते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन नेवर लूज और गेन एनर्जी व्हेन दे आर इन देयर ओन शेल्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेल इज डिटरमाइंड बाय द बोर-बेरी रूल. अब एक चीज़ और है. अब जितने भी शेल हैं, ये जो K शेल है डेट इज़ द वन, एक शेल हो गया. ठीक है. इसमें ये फर्स्ट शेल है. ठीक है. इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं. K के बाद L के अंदर कितने हैं? 8 हैं. हम कहते हैं कि KLM के अंदर कितने हैं? 18 हैं. इस चीज़ को किसने एक्सप्लेन किया? पता है किस चीज़ को किसमें उन्होंने थ्योरी बनाई, जिस थ्योरी को हम बोलते हैं बोर-बोरी रूल. बोर-बोरी थ्योरी का मर्जी इज इक्वल टू 2n². क्या आ गया? 2n². अब n का मतलब हो गया द नंबर ऑफ शेल. क्या हो गया? नंबर ऑफ शेल. ठीक है. अब फर्स्ट शेल है, क्या है? फर्स्ट शेल है तो क्या होगा? 1. तो ये कितना आ गया? 2. तो इसका मतलब कि जो K है, K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. कितने हैं? 2. अगर हम K के बाद L की बात करेंगे तो L मीन्स दूसरे नंबर पे शेल है, तो ये गया 2n². तो ये आ गया 2 × 2². तो ये कितना आ गया? 8. इसी तरह से जो L है, जो KLM जो हो गया, M के 18 हो गए, N के 32 हो गए. ये सारी कंट्रीब्यूशन जो थी ये किसने दी थी? ये कंट्रीब्यूशन जो थी वो बोहर ने दी थी. मगर बोहर का जो बोर मॉडल में एक चीज़ और भी बताई कि जो मैं डिस्कस
2n² के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये डायग्राम है बच्चों, जिस तरह से मैंने बताया कि n = 1, n = 2, n = जो पहला वो है उसको हम k, फर्स्ट शेल को हम k कहेंगे, इसको l कहेंगे, इसको क्या है m कहेंगे। इसी 2n² की अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे शेल में 8 होते हैं, तीसरे शेल में 18 हैं, फिर उसके बाद 32 हैं। ये डिपेंड करता है शेल्स पे। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया हो गया। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर। ये जो बच्चे एटॉमिक नंबर है इसको हम डिनोट करते हैं Z से। किससे करते हैं? Z से। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। ये आ गया बच्चे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स। क्या है? प्रोटॉन्स। अब इसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। समझ आई पता? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वही इसका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? Z से। अब जैसे सोडियम है, सोडियम के अंदर प्रोटॉन्स हैं 11। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 11। ठीक है, कैल्शियम है, इसके अंदर एटॉमिक नंबर है 20, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 20। और आपको मैं एक चीज़ बच्चों आपका बात बता दूँ, थ्रू आउट लाइफ में एक चीज़ याद रखना है कि हमें कम से कम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आने चाहिए। ऐसे तो आप आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपको तो सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, मगर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको टिप्स में होने चाहिए। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया है। ये जो हाइड्रोजन है ये फर्स्ट है। फर्स्ट इसका जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरान का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियॉन का 10 है, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गॉन का 18, पोटाशियम का 19 और कैल्शियम का 20। जितने भी प्रोटॉन्स हैं, एटम्स में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। और मुझे लगता है कि आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो हैं उनके एटॉमिक नंबर अच्छी तरह से पता होने चाहिए, क्योंकि हम कभी भी बोल सकते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप बताओगे 8। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप एकदम से बताओगे 7। ठीक है, ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है मास नंबर। अब ये जो मास नंबर है बच्चों, मास नंबर को हम डिनोट करते हैं A से। किससे डिनोट करते हैं? A से। मास नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब देखो जितने प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में, जितने क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में, हमने उसको एटॉमिक नंबर कहा। मगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? सम, इन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं? मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। चलो ये भी, इसको भी हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। मुझे लगता है आपको एग्जाम्पल्स देकर जल्दी समझ आता है। अब एग्जाम्पल भी बार बार आप भी सोचोगे मैम को शायद सोडियम बहुत पसंद है, इसलिए मैम बार बार सोडियम लेते हैं। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। क्या है? 11। ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। ठीक है, प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। और न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं इसमें? न्यूट्रॉन्स भी 11 के आसपास है। तो इसका मास नंबर कितना हो गया? इसका मास नंबर कितना हो गया? 23। कितना हो गया? 23। अब जैसे हीलियम जो है, हीलियम है, हीलियम का भी एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है, बस मास नंबर क्या है? 4 है। कार्बन का भी कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, बट मास नंबर क्या है? 12 है। इसी तरह से सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है, और मास नंबर क्या है? 23 है। ठीक है, आपको समझ आ गई कि मास नंबर क्या होता है? कि नंबर सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की हमने कंबाइंड टर्म दी, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब आ जाता है कि किसी भी एलिमेंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आई बात? ये देखो बच्चों, ये एक्स क्या चीज़ है? एक्स एनिनम, कोई भी ले लो, कोई भी हम ले लेते हैं। जैसे आप बोलोगे मैम को शायद सोडियम पसंद है, तो मैम ने सोडियम लिया, तो चलो इस बार मैं सोडियम नहीं लूँगी, सोडियम नहीं लेती। चलो कुछ और बता दो, आप भी मुझे बताओ कौन सा लूँ। चलो सपोज मैं ले लेती हूँ कार्बन। ठीक है, अब जो Z है, Z इज़ द एटॉमिक नंबर, तो ये आ गया 6। अब A क्या है? मास नंबर।
प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये क्या आ गया बाहर, 12 सॉरी। अब मास नंबर हमेशा बच्चों याद रखना, ये होता है सुपरस्क्रिप्ट। जब भी किसी एलिमेंट को हम डिस्क्राइब करते हैं मास नंबर हमेशा ऊपर की तरफ आता है और एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे होता है। अब ये भी कह सकते हैं मास नंबर जो होता है वो क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है। क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट। और जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है सबस्क्रिप्ट। समझ आ गया, जो नीचे चीज़ लगाई जाती है उसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, जो ऊपर चीज़ लगाई जाती है उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। आपको समझ आ गया बात। ये हम किसी भी एलिमेंट्स को हम डिस्कस कर सकते हैं। समझ आए, ये एटॉमिक नंबर है, ये क्या है, मास नंबर है। और जो मास नंबर होता है वो हमेशा सुपरस्क्रिप्ट होता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो ऑलवेज सबस्क्रिप्ट होता है। इससे पूरा एलिमेंट जो है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको बात सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसी है। समझ आई बात। अब इसमें थोड़ा सा बच्चों, अभी मैंने जैसे आपको थोड़ा सा बोरी का अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आपको याद हो गया कि फर्स्ट शेल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड शेल में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तीसरे शेल में होते हैं 18 होते हैं। चौथे शेल में होते हैं 32 होते हैं। मगर एक चीज़ याद रखना, 2 एंड स्केयर का कंसेप्ट तो ठीक है, मगर आप छोटी क्लासेस हैं तो आप छोटी क्लासेस में ये 2, 8, 18, 32 हमेशा याद नहीं रखना। इसके बीच में बहुत बड़ा लॉजिक है, तो आप सिर्फ ये देखना 2, 8, 8, 18 किस तरह से। देखो अब जैसे हम सोडियम ही ले लेते हैं, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिफिकेशन बनेगी 281, 281। इसका मतलब क्या हो गया, पहले शेल में के 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में कितने KL 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरे शेल में कितने आगे KL M में कितने आगे N। अब M को 8 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 7 चाहिए। कितने चाहिए, 7 चाहिए। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलना तो थोड़ा टफ हो जाता है, तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। क्या करता है, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज़ कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हम लूज़ करते हैं तो हमारे ऊपर जो वैलेंसी बन जाती है वो क्या होती है, पॉजिटिव। अगर हम इसको गेन करते हैं तो वो क्या बन जाती है, नेगेटिव। समझाई बात। ठीक है, अब हम लिथियम ले लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर आप जैसे अब जानते हो बच्चों क्या है, 3 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 और 1। फर्स्ट जो है के क्या है, के। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हमारा के है, के में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। एल में कितने हैं, 1। कितने हैं, 1। आपको समझ आ गया ना बात ये। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है वैलेंसी। अब वैलेंसी का तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, जो एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंसी। अब जैसे इसमें वैलेंसी 2 टाइप की है, एक इलेक्ट्रोवैलेंसीज है, एक कोवैलेंसी है। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंसी या तो गेन कर सकती है इलेक्ट्रॉन्स, या तो लूज़ कर सकती है। समझ आई बात। एटम या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है एलिमेंट, या तो क्या करता है, गेन करता है। जैसे एग्जाम्पल में हम सोडियम को फिर ले लेते हैं 281। अब देखो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग ये होता है 288। ठीक है, अब 288 है, यहाँ पे हमें मुझे लगता है कि इसको लूज़ करना ठीक रहेगा, क्योंकि 7 अगर हम लेंगे तीसरे शेल को कंप्लीट होने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 7 चाहिए। अब 7 लेने से अच्छा है कि हम क्या करें, एक को ही लूज़ कर दें। क्या कर दें, एक को ही लूज़ कर देते। जब हम इसको लूज़ करते हैं तो हमारा ये क्या बन जाता है, सोडियम पॉजिटिव। आई समझ आई बात। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, लूज़ कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, लूज़ कर दिया। ठीक है, अब दूसरी ये थी किसकी एग्जाम्पल, लूज़ की, जहाँ हम कह रहे हैं कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं आपको गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी समझाती हूँ। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। इसका है 2, 8 और 7। बच्चों वहाँ पे था 2, 8, सोडियम का 2, 8 और 1 था, जहाँ पे हमने ए इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो हम टेंशन फ्री हो गए, क्योंकि 7 लेना बड़ा मुश्किल था। बट यहाँ पर क्या है, इसको यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
क्या चाहिए, यहाँ पे इसने लूज कर दिया तो इसने इसके ऊपर वैलेंसी आ गई पॉजिटिव, क्या आ गई पॉजिटिव, सोडियम के ऊपर वैलेंसी क्या आ गई पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्लोरीन जो था, क्लोरीन को ये 7 के 7 क्या करने हैं, 7 के 7 तो अब लूज कर नहीं सकता, अगर इसको एक मिल जाए तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, कंप्लीट स्टेबल हो जाएगी, तो यहाँ पे जो वैलेंसी हो जाएगी वो क्या होगी, नेगेटिव। समझ आई, ये था कि वैलेंसी दैट इज लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर लूज करेंगे तो पॉजिटिव, अगर गेन करेंगे तो नेगेटिव। अब नेक्स्ट आ जाती है कोवलेंसी। कोवलेंसी में बच्चों क्या होता है कि कभी कभार ना लूज करने के काबिल होते हैं, ना शेयर करने गेन करने के काबिल होते हैं, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयर होते हैं, क्या होते हैं, शेयर। सपोज बड़ी इजी सी एग्जांपल मैंने बता दी, जैसे कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 4, क्या है 4, 2 और 4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्लोरीन को ही ले लेते हैं, क्लोरीन की है 2, 8 और 7, कितनी है 2, 8 और 7। कार्बन 1, 2, 3, 4 वैलेंस शेल में, ठीक है। क्लोरीन के पास कितने हैं 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, ठीक है, ठीक है। इसको भी क्लोरीन को भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसकी यहाँ पे भी क्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब कार्बन क्या करेगा, हर क्लोरीन के साथ अपना एक शेयर करेगा, क्या करेगा, शेयर करेगा, ये यहाँ पे शेयर करेगा, यहाँ से शेयर करेगा, तो यहाँ पे क्लोरीन को भी अपना एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और कार्बन को भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे क्लोरीन के साथ शेयर करने के लिए, ठीक है, समझ आई बात। अब नेक्स्ट आ जाता है आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। अब देखो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ये जो थॉमसन मॉडल में था कि उन्होंने कहा था कि जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, एलिमेंट्स के जो अंदर एटम्स हैं वो सेम होते हैं, बट अब यहाँ वो चीज़ थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करूँगी। आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन। आइसोबार आइसोटोप का मतलब क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट। समझ आई बात, जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट। जैसे H H H 1 1 1 2 1 3। नीचे वाले सबस्क्रिप्ट मैंने आपको बताया था, सबस्क्रिप्ट मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। ऊपर हो गया सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या हो गया, ये सुपरस्क्रिप्ट, इसका मतलब हो गया मास नंबर। और आइसोटोप वो होते हैं जिनका मास नंबर क्या होता है, सेम, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। वैसे तो ज़्यादातर आइसोटोप्स के नाम नहीं होते हैं, बट ये जो हाइड्रोजन के केस में इनके नाम हैं। इस H1 को कहा जाता है प्रोटियम, क्या कहा जाता है, प्रोटियम, ठीक है। सेकंड जो है H2 जिसका मास नंबर 2 है, इसको कहा जाता है ड्यूट्रियम, क्या कहा जाता है, ड्यूट्रियम। और जिसका मास नंबर 3 है, इसको कहा जाता है ट्रीटियम, क्या कहा जाता है, ट्रियम, टियम, ठीक है, समझ आ गई बात। यहाँ पे क्या है, देखो एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। अब दूसरा आइसोटोप, हम एक और आइसोटोप लेते हैं, दूसरा टॉप, जैसे हमने कार्बन का ले लिया, किसका ले लिया, कार्बन का, ओके। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर है 12, जो नॉर्मल होता है। दूसरा रेडियो एक्टिव जो है इसका 6 और मास नंबर क्या है, 12। मगर यहाँ पे क्या है कि ये क्या है, रेडियो एक्टिव, सॉरी 14, ये क्या है, रेडियो एक्टिव। इसी तरह से ऑक्सीजन का भी है, ऑक्सीजन का 8, 16, 8, 17 और 8, 18। यहाँ पे क्या है कि मास नंबर जो है वो डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। समझ आई आपको बात, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है आइसोबार, क्या आ जाता है, आइसोबार। आइसोबार में बच्चों देखो क्या होता है, आइसोबार में क्या होता है कि मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। समझ आ गई बात। यहाँ पे क्या है कि मास नंबर, ये मैंने आपको प्रेजेंटेशंस में बताया था कि मास नंबर क्या है, सेम है, तो मगर वो क्या है, डिफरेंट है। अब इसकी एग्जांपल में मैंने जैसे आपको बताती हूँ, जैसे आर्गॉन है, आर्गॉन 18 एटॉमिक नंबर और मास नंबर 40, और कैल्शियम का भी एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। आगे समझ, जैसे सोडियम
और मैग्नीशियम ले लो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं बट मास नंबर क्या है। ये 23 जो होता है ना, हम लिखते हैं 23 है और ये 24 लिख रहे हैं, ये नियर अबाउट 24 ही होता है बट हम मेंशन 23 करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि मास नंबर क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, मैं दोबारा से इसको लिखती हूँ। जिसे आर्गन की बात करते हैं, ये आइसोटोप को हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, मास नंबर 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, मास नंबर 40। तो इसको ऐसे को हम कहते हैं जहाँ मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, इसको हम बोलते हैं आइसोबार। क्या कहते हैं? आइसोबार। अब आ जाता है तीसरा, जिसको हम आइसोटोन कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोटोन। आइसोटोन आर दोज एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आइसोटोन क्या है? वो एलिमेंट जिनके न्यूट्रॉन्स जो हैं वो क्या है? सेम है। क्या है? सेम। जैसे नाइट्रोजन ही आप ले लो, नाइट्रोजन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में प्रोटॉन्स भी नाइट्रोजन में क्या है? प्रोटॉन्स भी 7 हैं और जो है इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हैं? 7 है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या बना? 14। सॉरी, मास नंबर क्या बना? 14। ओके, अब मुझे लगता है कि इस चीज़ को आप अच्छी तरह से, ये आपका चैप्टर पूरा आपको समझ आ गया होगा कि रदरफोर्ड ने क्या बताया या थॉमसन ने क्या बताया, नील बोर ने क्या बताया। मगर ये है कि हमारे इस एटम्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन थी वो की थी नील बोर की। थैंक यू वेरी मच बच्चों।